हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं आईआईटी जैम 2024 में आया क्वेश्चन नंबर 27 जो कि इंटीग्रल कैलकुलस से है। और इस क्वेश्चन में हमें एक सॉलिड डी दिया गया है और इसकी जो बाउंड्री है उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो सॉलिड फॉर्म हुआ है वो कैसा दिखता है। तो इसमें क्या दे रखा है, हमें एक स्फीयर गिवन है जिसकी की रेडियस ए है, उसका इनसाइड का एरिया लेना है। और ये यहाँ पे एक सिलेंडर की इक्वेशन है जिसकी की एक्सिस जेड एक्सिस है। तो उसका जो है उसकी जो रेडियस है वो बी गिवन है। तो हमें उससे जो सॉलिड फॉर्म हो रहा है वो हमें बताना है। तो ये जो सॉलिड है ये कुछ ऐसा गिवन है हमें। ये है स्फीयर जिसकी की रेडियस ये जो है यहाँ पे ये ए है और इसके अंदर हमें गिवन है एक सिलेंडर। ये बेसिकली एक इनफाइनाइट सिलेंडर है बट मैंने इसकी बाउंड्रीज दिखा दी एक तरीके से, है ना। ये बन गई हमारा सॉलिड। अब हमसे ये जो सॉलिड है ये पूरा पूरा नहीं है, इसमें क्या करना है हमें, ये जो स्फीयर है इसके तो अंदर का एरिया लेना है और ये जो सिलेंडर है इसके बाहर का एरिया मीन्स रेडियस के बाहर का एरिया लेना है यहाँ पे। तो इस सिलेंडर के बाहर का यहाँ होगा कुछ और यहाँ होगा। तो बेसिकली अगर इसका हम ऊपर का व्यू देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसकी रेडियस क्योंकि बी थी और इसकी जो है वो ए है। तो यहाँ पे जो पहला जो है अंदर ये जो है इस सिलेंडर को डिनोट करेगा, इसकी रेडियस ये बी, इसके बाहर ये है इसकी रेडियस ए। ये जो है ये स्फीयर की रेडियस है। ये हमने ऊपर से व्यू लिया है यहाँ से जेड एक्सिस से। ये जो सिलेंडर है इसकी जो एक्सिस है वो है जेड एक्सिस। ये हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो ये एक्स वाई प्लेन पे हम देख रहे हैं एक तरीके से। तो अब हमें क्या निकालना है, ये रीजन निकालना है, इनके बीच का रीजन। मीन्स इसमें जो सरफेस एरिया निकालना है तो उस पे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी आएगा, यहाँ पे ये वाला पार्ट, इधर सिलेंडर वाला पार्ट और यहाँ से स्फीयर वाला पार्ट भी आना है। तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए हमें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक में हम निकालेंगे सिर्फ सिलेंडर वाला और एक में हम निकालेंगे सिर्फ स्फीयर वाला, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट जो है उसमें हम निकालने वाले हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और पार्ट सेकंड में हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो सॉलिड फॉर्म होगा उसका सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो पहले में हम कैसे करेंगे इसको, हम इसे एक इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह देखेंगे जिसमें कि हमें सरफेस एरिया निकालना है इस स्फीयर का विच इज आउटसाइड दिस सिलेंडर। तो ये मिल जाएगा हमें। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सरफेस एरिया इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल 1 प्लस एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, है ना। और हमारा f की वैल्यू क्या है, f तो सरफेस होता है तो इसको हम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारा हो गया फंक्शन। तो हमें यहाँ से एक्चुअली यहाँ पे फंक्शन x भी नहीं, यहाँ पे हम इसे जेड एक्स ले सकते हैं, इसको भी और इसको भी। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे हमारी जेड एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी, हमारी नेगेटिव में x बाय जेड और जेड वाई की वैल्यू मिल जाएगी हमें नेगेटिव में y बाय जेड। तो s की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, डबल इंटीग्रल में। अब अंदर में क्या होगा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल। अब ये एक्स स्क्वायर वाई, जब हम इसको एलसीएम ले लेंगे इसका
तो z बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब क्योंकि ये जो इक्वेशन थी हमने ये इस सरफेस के लिए ली थी, तो इसकी जो वैल्यू है इन तीनों को ऐड अप करके हमें ए स्क्वायर ही तो मिलेगा। तो यहाँ से हम ए को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ बच जाएगा सिर्फ z, क्योंकि अंडर रूट से बाहर आएगा ये। तो इसको हम लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। अब इसको जो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि उससे इजीली हो जाएगा। अब इसको अगर हम एक्स वाई प्लेन पे देखते हैं अगर, तो इसकी जो आर की वैल्यू है वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती, ये वैल्यू लाई करती बी से ए तक, बी टू ए, और थीटा की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई तक। ये लिमिट हो गई आर के लिए और ये लिमिट हो गई हमारी थीटा के लिए। ए एज इट इज रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और जब डी वाई डी एक्स की जगह हम, क्योंकि y इक्वस टू आर साइन थीटा लेंगे और x इक्वस टू आर कॉस थीटा लेके कर रहे हैं हम, तो डी वाई डी एक्स की जगह हमें मिल जाएगा आर डी थीटा। ये मिल गया हमें। अब इसको तो इंटीग्रेट हम इजीली कर सकते हैं, है ना। तो वो कैसे सॉल्व करना है हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो r है वो इंडिपेंडेंट है थीटा के, तो हम इसको इंटीग्रेशन भी पहले कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आ जाएगा हमारे यहाँ पे 2 पाई a। अब -2 यहाँ पे मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि हम इसका इजीली कर सकें। -2 r ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी आर, ये बन गया। अब इसको मैं t मान लूंगी, तो इससे क्या मिलेगा -2r dr बराबर dt। तो इससे मुझे क्या मिला यहाँ पे, ये तो कैंसिल कर भी सकते हैं और नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 पाई a बाय -2, और इसका जब करेंगे हम तो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t dt। तो इसका अगर हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 2 पाई बाय a बाय -2 इंटू 2 √t है, तो t की जगह मैं डायरेक्ट वैल्यू दोबारा रख रही हूँ ना यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और इसकी जो लिमिट्स हैं वो हैं b टू a। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 अब ये कैंसिल कर लिया मैंने, इसलिए तब कैंसिल नहीं किया था। अब जब पहली लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे a आ जाएगा और a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। और दूसरी लिमिट रखेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी, बट वो नेगेटिव वैल्यू होगी, तो नेगेटिव से हम नेगेटिव कैंसिल कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले की यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी 2 पाई a रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक चीज़ यहाँ पे हमें सोचनी है कि यहाँ पे जो वैल्यू हमने रखी थी, z की वैल्यू क्या रखी थी हमने यहाँ पे, रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ली थी। मतलब हम मान के चले थे कि हम z पॉजिटिव के लिए कर रहे हैं, पर हमें z की वैल्यू नेगेटिव के लिए भी तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा गिवन नहीं है कि हमें z पॉजिटिव ही लेना है। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा यहाँ पे, सरफेस एरिया फॉर द स्फीयर क्या होगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव z के लिए भी और नेगेटिव z के लिए भी। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4 पाई a रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो हमारी एक तरीके से हो गई S1। ये हो गया सरफेस एरिया फॉर सिलेंडर। अब हमें दूसरे पार्ट में क्या निकालना है, सरफेस एरिया फॉर, सॉरी ये हो गया सरफेस एरिया फॉर द स्फीयर, ये स्फीयर वाले पार्ट के लिए हो गया। अब हमें सेकंड में क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। पार्ट सेकंड, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इनसाइड हमें लेना है यहाँ पे स्फीयर, क्योंकि ये हमारा कुछ ऐसा ही तो था। हमें सरफेस एरिया जो लेना था वो सिलेंडर का इतना ही तो लेना है, जो कि स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है। अब इसकी वैल्यू तो वेरिएबल है, क्योंकि z कोई फिक्स तो है नहीं, वो तो वेरिएबल है। तो यहाँ पे हमें ये वाला लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यहाँ पे पैरामीटराइज फॉर्म। तो उसमें हम लिखेंगे x की वैल्यू को क्या रख सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है r cos थीटा, y की वैल्यू होती है r sin थीटा। और हमें ये पता है यहाँ पे r जो है वो इस सिलेंडर के लिए है, तो इस सिलेंडर के लिए हम इसे क्या लिख सकते हैं b cos थीटा,
क्योंकि ये जो पैरामीटराइज फॉर्म मैं लिख रही हूँ, ये लिख रही हूँ मैं सिलेंडर के लिए, और सिलेंडर के लिए आर रेडियस की वैल्यू वेरिएबल नहीं है, वो एक कांस्टेंट है विच इज़ बी। तो यहाँ पे मैंने लिखा बी कॉस थीटा और यहाँ लिखा बी साइन थीटा, और जेड की वैल्यू एज इट इज़ है। ठीक है, तो अब ये पैरामीटराइज फॉर्म बन गया। तो इसमें आर की वैल्यू मैं लिखूँ तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप प्लस जेड के कैप, ये वैल्यू हो गई। अब इम्प्लिसिट फंक्शन का सरफेस एरिया निकालना है अगर हमें, तो हम वो कैसे निकालते हैं, S2 इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है हमारे पास, वो है थीटा और जेड। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आर थीटा क्रॉस आर जेड डबल इंटीग्रल, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक तो लिमिट आएंगी डी जेड के लिए और एक आएंगी थीटा के लिए। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये निकालनी है अगर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे निकाल सकते हैं इसको, आई कैप जे कैप के कैप। अब आर का डिफ्रेंशिएशन करना है हमें थीटा के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे बी नेगेटिव का साइन थीटा, बी कॉस थीटा, और यहाँ पे ज़ीरो। नेक्स्ट में आर का जेड के रेस्पेक्ट में 0 0 1, ये आ गया इतना। तो अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, S2 इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल, इसकी जो वैल्यू है वो आएगी नेगेटिव आई कैप पॉजिटिव आई कैप बी कॉस थीटा प्लस जे कैप बी साइन थीटा। तो ये आ जाएगी, और इसका जो मॉड्यूलस लेना है ना मैं, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट बी कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू हमें मिल जाएगी बी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बी पुट कर देंगे, डी जेड डी थीटा। अब हमें यहाँ पे थीटा की और जेड की वैल्यूज लिमिट्स निकालनी है बेसिकली। तो अब हमें क्या पता है यहाँ पे कि ये जो है स्फीयर के लिए हमें क्या गिवन है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि जो जेड की लिमिट्स है वो कहीं ना कहीं स्फीयर पे ही डिपेंड करेंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये है, तो इसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो ये वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू हमारी लाई करेंगी जेड स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ठीक है। और जेड की वैल्यू अगर हम सिर्फ पॉजिटिव लें तो ये होगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब सिर्फ पॉजिटिव जेड के लिए अगर हमने निकाल लिया तो 2 टाइम्स कर देंगे और फिर नेगेटिव जेड के लिए भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, S2 इज इक्वल टू, तो जेड की लिमिट्स हमारी हो गई यहाँ पे 0 से लेके, क्योंकि यहाँ से लेके होगा जो सिलेंडर का हम सरफेस एरिया निकालना है वो 0 से लेके इस वाली वैल्यू तक है। तो वो यहाँ पे ये गिवन हो रही है यहाँ पे, तो ये 0 से लेके क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तक हो गई है। और दूसरी यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएंगे 0 से लेके 2 पाई तक, और 2 टाइम्स हम कर रहे हैं क्योंकि जेड की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव हम लेके चलेंगे आगे जा इधर और नेगेटिव नहीं लेंगे। बी डी जेड डी थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि थीटा यहाँ पे आर यहाँ पे थीटा पे डिपेंड नहीं करता, तो इसका इंटीग्रेशन भी हम पहले ही कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4 पाई, और बी यहाँ पे डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, और जेड का भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट ही है, क्योंकि यहाँ पे जेड नहीं आ रहा है एक्चुअली, तो इसीलिए हम इसका डायरेक्टली कर देंगे इंटीग्रेशन। ये वैल्यू क्या आ जाएगी रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा यहाँ पे S1 प्लस S2 विच इज इक्वल टू 4 पाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4 पाई बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 पाई ए प्लस बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज द ऑप्शन ए। Hence our option A is correct. हेलो एवरीवन, तो आज हम करने जा रहे हैं IIT JAM 2024 में आया क्वेश्चन नंबर 28।
ये काफ़ी नया क्वेश्चन था जिसका किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इसमें क्या गिवन है हमें, लेट अ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन PN be circumscribed by a circle of radius Rn and small rn be the radius of the circle inscribed in PN. Then find this limit. तो बेसिकली हमें क्या गिवन है कि एक सर्कल है, उसके अंदर हमें क्या करना है, एक एन साइडेड पॉलीगन बनाना है और वो भी रेगुलर है, मीन्स इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है कि ये जो बाहर वाला सर्कल होगा ना, उसकी जो रेडियस होगी वो कैपिटल Rn होगी और वो जो पॉलीगन है उसके अंदर भी हमें एक सर्कल इंस्क्राइब कराना है और उसकी जो रेडियस होगी वो स्मॉल Rn होगी। तो हम देखते हैं कि कैसे बनना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, हम एक सर्कल बनाएंगे। ये बन गया हमारा एक सर्कल यहाँ पे। अब इसमें हमें एक पॉलीगन क्रिएट करना है। हमने ये एक मान लिया पॉलीगन। ये एक पॉलीगन हमने इसके अंदर बना लिया। अब हमें क्या दिया गया है कि ये जो है डिस्टेंस, ये कैपिटल Rn है और अब इसके अंदर भी हमें एक सर्कल बनाना है। तो इसको सेंटर्स को लेते हुए हम इसको बना सकते हैं। अब क्योंकि वो इंस्क्राइब्ड है तो वो इसको उसके पॉइंट्स पे टच करेगा, इसको पॉलीगन को। अब ये जो छोटा वाला ये जो सर्कल है, इसकी जो रेडियस हमें गिवन है, वो जो दी हुई है वो क्या है, वो है स्मॉल Rn। तो अब इसको अगर हम देखें तो हम यहाँ से देख सकते हैं इसको, ये जो सेंटर पॉइंट है ये स्मॉल Rn हो गई और इसका इनिशियल पॉइंट ये था कहीं, ये भी कैपिटल Rn है। अब यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर क्रिएट कर ली है ना। तो इसमें क्या है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, 8 मैंने यहाँ पे वर्टिसेस लिए हैं इस रेगुलर पॉलीगन की जो इस सर्कल पे लाई कर रही हैं, बट एक्चुअली ये एक एन साइडेड पॉलीगन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि ये जो कोई भी साइड है एक किसकी, पॉलीगन की, सेंटर पे कितना एंगल बना रही है। अब हम एक चीज़ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 8 वर्टिसेस हैं तो ये क्या बना रहे हैं, यहाँ पे 8 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं पॉलीगन को। तो ऐसे ही अगर मैंने एक एन साइडेड पॉलीगन लिया तो उससे क्या होगा कि ये इसे एन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब कि हर एक ट्राइंगल का जो वर्टेक्स एंगल है यहाँ पे, ये वाला जो होगा ये सब में इक्वल होगा। ठीक है, और पूरा ये जो एंगल होता है ये कितना होता है, 2 पाई। और अगर मैंने हर एक सब में मुझे सेम एंगल देना है तो 2 पाई बाय एन जो है, ये जो सिंगल रेक्टेंगल है इसका वर्टेक्स एंगल हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या देखनी है यहाँ पे कि ये जो हाइट है ये कितनी है यहाँ पे, क्योंकि इसी हाइट में मुझे Rn, ये जो कैपिटल Rn मिल जाएगा और यहीं पे मुझे ये स्मॉल Rn मिल जाएगा इस ट्राइंगल के अंदर ही। सिर्फ इसकी जो हाइपोटेनस होगी वो होगी कैपिटल Rn और इसके लिए ये इसमें क्योंकि ये कि राइट ट्राइंगल फॉर्म होगा। अब वो मैं बता दूंगी, ये कि थ्योरम है उसकी हेल्प से कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इस ट्राइंगल के लिए ये जो कैपिटल Rn है ये इसकी हाइपोटेनस हो जाएगी और स्मॉल Rn इसके लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो उसकी हेल्प से हम इसे कर पाएंगे आसानी से। अब एक चीज़ देखिए, ये जो पूरा ट्राइंगल है
AH और O वाला, इसमें क्या है, ये जो पूरा एंगल है ये 2π/n है, पर जब हमने इस वर्टेक्स से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जो ऑपोजिट साइड है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, 2 इक्वल पार्ट्स में वो भी। तो इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू जो भी होगी तो उसकी ये आधी हो जाएगी साइड की। तो चलो देखते हैं अब वो क्या होगी, है ना। तो हमें बस बेसिकली ये मिल गया कि ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा जो एंगल है ये वाला, ये 2π/n है। तो सिंगल एंगल जो आधा वाला एंगल है ये π/n हो जाएगा यहाँ पे। जो सिंगल एंगल क्या होगा यहाँ पे, π/n। तो अब अगर इस ट्राइंगल में देखें हम तो इनके बीच में स्मॉल आर एन और कैपिटल आर एन के बीच में हमें रिलेशन मिल जाता है, विच इज ये, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए ये जो है बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो मैं ये कहूँगी कि cos π/n इज इक्वल टू स्मॉल आर एन बाय कैपिटल आर एन। ये हमें मिल गया। अब हम इसको, ये जो वैल्यू निकालनी है तो उसके हिसाब से हम इसे देख लेते हैं। ये क्या होगी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी कैपिटल आर एन अपॉन स्मॉल आर एन की पावर n² है। अगर मैं इसे y अगर ले लेती हूँ तो ये जो कैपिटल आर एन अपॉन स्मॉल आर एन है ना, तो ये हो जाएगा 1/cos π/n कंप्लीट में n²। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n टेंड टू इन्फिनिटी करूँगी मैं। तो इसके लिए n टेंड टू इन्फिनिटी जैसे ही करूँगी तो ये cos 0 वैल्यू मिल जाएगी, मतलब कि ये वैल्यू हो गई 1 अंदर की और ऊपर हो गई इन्फिनिटी, मतलब ये 1⁻∞ फॉर्म बन गई। तो अब इसको तो हमें सॉल्व करना आता है कि हम ये कैसे करते हैं। इसको हम और इजीली अगर हम देखना चाहें तो ये हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम log दोनों साइड ले लें तो log y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n²। अब log में 1/cos π/n आएगा, तो इसको मैं नेगेटिव log cos π/n लिख सकती हूँ। और इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो क्या आएगा हमारा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी log cos π/n नेगेटिव में यहाँ पे और 1/n²। अब इसको हम सॉल्व करते हैं एल हॉस्पिटल रूल से, तो वो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी नेगेटिव 1/cos π/n। अब यहाँ पे cos का करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव साइन π/n इंटू नेगेटिव π/n² होल डिवाइड में क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव 2/n³। ये वैल्यू आ गई। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नेगेटिव कितनी बार आया, 1 2 3 और 4, तो चारों चारों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे और ये बन जाएगा 10 π/n। अब दो यहाँ पे n² है और यहाँ पे n³ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे हमारे पास मिल जाएगा 1/n और ऊपर पाई तो है ही ऑलरेडी और /2 भी आ जाएगा। तो हमें इतना मिल गया यहाँ पे। अब और कुछ देख लेते हैं, यहाँ पे और कुछ मिल सकता है क्या हमें, और कुछ नहीं मिल सकता। हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट पाई यहाँ पे रख देते हैं, से π² हो जाएगा। अब ये हमने क्यों करा, क्योंकि n टेंड टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू जो है 0 बन जाएगी, तो tan 0 जिसकी वैल्यू 0 जाएगी और ये भी वैल्यू 0 जाएगी यहाँ पे। तो 0/0 फॉर्म है और इस फॉर्म को अगर हम करना चाहें तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे π²/2। अब यहाँ पे log y की वैल्यू है ये, तो y इज इक्वल टू e⁻² π²/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, विच इज द ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हमारा ये सोल्यूशन होता है खत्म।